हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशियो पॉइंट। बच्चों, हम लोगों ने AR देसाई स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि यानी कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कंप्लीट कर लिया है। उसके फेजेस काफ़ी सारे थे, तो हमने फेजेस के लिए अलग अलग पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं। हर एक फेज़ का अलग पार्ट है। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने उसमें ब्रिटिशर्स का क्या रोल था, यहाँ पे क्या इम्पैक्ट था, उन्होंने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस किए, वो सारी चीज़ें हमने उस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो आज हम AR देसाई जी का अ, एक अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है भारतीय समाज का मार्क्सवादी उपागम, यानी कि मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंडियन सोसाइटी, अप्रोच टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने DB मुखर्जी की तरीके से इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, उसको जानने के लिए मार्क्सिस्ट अप्रोच यानी कि मार्क्सवादी उपागम का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब इन्होंने मार्क्सवादी उपागम का इस्तेमाल करते हुए 4 किताबें लिखी। ठीक है, उन्हीं किताबों में उन्होंने मार्क्सवादी उपागम का इस्तेमाल किया है। तो ओवरऑल जब भी आपको ये लिखने के लिए आता है AR देसाई जी का, तो आप उन्हीं 4 बुक्स का डिस्कस करोगे, उन्हीं के बारे में बताओगे और उसमें बताओगे कि उन अलग अलग बुक्स में उन्होंने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की हैं सोसाइटी से, वो भी किसके थ्रू, मार्क्सिस्ट अप्रोच के थ्रू, मार्क्सवादी उपागम के का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो वो 4 किताबों के बारे में हम जानेंगे और उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, किस किस चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद एट द एंड, वीडियो के एंड में हम लोग जानेंगे कि रेलेवेंस क्या है मार्क्सिस्ट अप्रोच की इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, यानी कि हिंदी में मार्क्सवादी उपागम की आज प्रासंगिकता क्या है उनके हिसाब से। ओवरऑल ये सारी चीज़ें AR देसाई जी की हैं, जो उनका मानना था, जो उन्होंने हमें बताया। ठीक है, तो AR देसाई जी ने क्या किया, जैसे कि मार्क्स हैं, वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को पहले देखते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, मार्क्स ने अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया है। अगर आपने मार्क्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने कैसे आदिम व्यवस्था, फिर ऐसे अगले में क्या आया, स्लेवरी, देन फ्यूडल, देन कैपिटलिज्म, इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात की। मतलब इतिहास से जा कर के देखा है कि इतिहास में क्या हुआ था और कैसे धीरे धीरे इतिहास बदला, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ पूंजीवादी व्यवस्था तक आया। ये चीज़ मार्क्स ने जानी। ठीक है, तो उन्होंने पहले हिस्ट्री को देखा कि हिस्ट्री में कैसे ये चीज़ें चलती चली आ रही थी और कैसे धीरे धीरे बदलाव की ओर समाज बढ़ रहा था और अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने हिस्ट्री में चीज़ों को जाकर के देखा, तो उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का। और तो वैसे ही AR देसाई ने भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का यूज़ किया है। जैसे कि आप इंडियन नेशनलिज्म के बारे में जब अभी पढ़ रहे थे, तो देखा नहीं, पूरा हिस्ट्री था, है ना, पूरा हिस्ट्री के फेजेस उन्होंने डिवाइड किए हैं। तो हिस्ट्री की जो चेंजेस हैं, किस वजह से चेंज हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ एनालाइज करते। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हुए इन्होंने क्या किया, नए आर्थिक संबंध तथा नए वर्गों के निर्माण की भूमिका का विश्लेषण किया और देखा कि इनकी वजह से, जो नए आर्थिक वर्ग हैं, इनकी वजह से कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे सामाजिक रूपांतरण हुआ, न्यू इकोनॉमिक रिलेशंस एंड एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ न्यू एमर्जिंग क्लासेस। मतलब जितने भी इकोनॉमिक रिलेशंस थे वो चेंज हो रहे थे और नए नए क्लासेस एमर्ज हो रहे थे सोसाइटी में। तो इन सब की वजह से कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, कैसे सामाजिक रूपांतरण हो रहा था, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से मार्क्स ने भी किया है। अब हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, वो 4 पुस्तकें जिसमें इन्होंने क्या किया है, मार्क्सिस्ट अप्रोच यानी कि मार्क्सवादी उपागम का इस्तेमाल किया है। ठीक है, पहली किताब है इनकी भारत में राज्य एवं समाज, जो कि 1975 में लिखी। देखिए 1975 है ना, आज़ादी के कुछ साल बीत चुके थे उसके बाद
कि सोसाइटी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं सोसाइटी की क्या कंडीशन चल रही है और पूरे सोसाइटी की स्टडी करते हैं। इन 4 पुस्तकों में वो इस टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारी बातें बता देते हैं, है ना। तो इनकी पहली पुस्तक है भारत में राज्य एवं समाज, जो कि मार्क्सवादी, मतलब पहली पुस्तक इन द सेंस जो ये 4 किताबें लिखी हैं ये मार्क्सवादी उपागम में लिखी हैं, ठीक है, उपागम का इस्तेमाल करते हुए लिखी है। तो उनमें से हमने 4 बुकें डिवाइड की हैं। तो मेरा कहने का ये ज़रा सा भी मतलब नहीं है कि ये इनकी लाइफ की पहली किताब है ना। ये सब कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये इनकी बुक है जो कि फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975, ग्रामीण भारत में संक्रमण की दशा, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है, 1979 में लिखी, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, भारत संक्रमण की दशा में। देन थर्ड इज भारत में कृषक संघर्ष, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979, ठीक है। ये दोनों किताबें इन्होंने एक ही वर्ष में पब्लिकेशन हुआ इसका। भारत में विकास का मार्ग, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट 1984, ठीक है। तो देखो 1975 की बातें हैं ये सब, 1984 तक की, ठीक है। अब हम इनकी पहली पुस्तक के बारे में जान लेते हैं, भारत में कृषक संघर्ष, स्टेट, ठीक है। ये बुक आप देख रहे हो, भारत में कृषक संघर्ष के बारे में हम बात करते हैं, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, जो कि 1979 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में इन्होंने बात की है उपनिवेशवादी शासन तथा स्वतंत्रता के बाद कृषक संघर्षों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की विवेचना। पहले हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। उपनिवेशवादी शासन तथा स्वतंत्रता के बाद संघर्षों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की विवेचना, इवैल्यूएशन रिलेटेड टू colonial rule and peasant struggle after independence, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात के संघर्षों से संबंधित अंतर, मतलब स्वतंत्रता से पहले जो संघर्ष हुए और स्वतंत्रता के बाद जो संघर्ष हुए उन दोनों में क्या डिफरेंस था। द डिफरेंस ऑफ स्ट्रगल बिटवीन प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्तमान किसान संघर्ष के कारण आज क्या मतलब उनके टाइम पे कंटेम्प्रेरी क्या रीज़न बिहाइंड कंटेम्प्रेरी स्ट्रगल, है ना, क्या रीज़न थे कंटेम्प्रेरी स्ट्रगल के। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब इस बुक में इन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बात की है। तो भारत में कृषक संघर्ष में वो ये बताते हैं कि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स की वजह से यहाँ के किसानों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स तब भी फेस की, बहुत सारा उन्होंने अनरेस्ट दिखाया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें स्वतंत्रता यानी कि जब ब्रिटिशर्स का रूल था, स्वतंत्रता से पहले, फ्रीडम से पहले बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए किसानों के द्वारा। फिर उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, इंडिया गॉट फ्रीडम, देन व्हाट हैपन्स, उसके बाद भी किसानों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने इस बुक में ये भी बताया कि पहले क्या स्ट्रगल किया और फिर जो बाद में स्ट्रगल किया उसमें क्या डिफरेंस था। फिर उसके बाद जब आपके ब्रिटिशर्स चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर नए नए क्लासेस का इमर्जेंस होता है, नए वर्गों का उदय होता है ना। उनके रहते हुए भी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे उनके रहते हुए भी यहाँ का जो ग्रामीण भारत था वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। बहुत सारे उसमें भी क्लासेस का डिवीज़न हो गया था, आप इससे पहले वाले वीडियो में देखोगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो AR देसाई का है तो उसमें आपको दिखेगा कितने 6 लगभग, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स की वजह से क्लासेस का डिवीज़न हो गया था। आप लोग उसको देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो पहले हमारा गांव सजातीय हुआ करता था, होमोजेनस हुआ करता था, ब्रिटिशर्स की वजह से वो हेट्रोजेनिटी उसमें आ गई, उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई उसमें, क्योंकि अलग अलग क्लास थे, कुछ लगान की वसूली करते थे, कुछ कर्ज देते थे, है ना, कुछ व्यापारी थे। तो इस तरीके से बहुत सारे डिविजन्स हो गए थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस सोसाइटी हो गई, सॉरी मैं डिसबैलेंस को इम्बैलेंस बोल देती हूँ, ठीक है।
अब जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? अब जो पहले लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो बड़े किसान हुआ करते थे, अब वो तो बड़े संपन्न हो गए, उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, है ना? अब उनके पास एजुकेशन भी है, सब कुछ गेन कर सकते हैं, अब तो उनके पास हर तरीके की पावर है, ठीक है? अब भारत आज़ाद हुआ है तो अब तो उनके लिए और मज़े हैं। तो अब क्या करेंगे वो लोग? जो सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी, इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए, जो गरीब हैं, जो जो छोटे किसान हैं, जो श्रमिक किसान हैं, जो दूसरों के खेतों पे जा कर के खेती करते हैं और मेहनताना लेते हैं, है ना? तो अब इनके लिए जो सरकार काम करेगी, जो पैसा लगाएगी, जो इनके लिए पॉलिसीज़ बनाएगी, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इन सब की पॉलिसीज़ का फ़ायदा तो ये बड़े वाले किसान उठा ले जाते थे। अब ये और ज़्यादा संपन्न होने लगे, ठीक है? और जो गरीब थे, वो और ज़्यादा गरीब होने लगे, यहाँ पे और ज़्यादा पहले से ज़्यादा गरीबी बढ़ी। यहाँ पे निम्न जातियाँ थीं, जनजातियाँ थीं, ठीक है? और जो श्रमिक थे, लेबर थे, तो ये सब बहुत ज़्यादा पहले से भी और ज़्यादा गरीब हो गए। इनको अपने जीवन जीने के लिए, अपना लाइवलीहुड डेली का अर्न करने के लिए और भी ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, है ना? और फिर ये एट द एंड अपनी बुक में कंक्लूज़न में कहते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, पूंजीवादी व्यवस्था है, इसके अंदर जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, जिसका शोषण हो रहा है, वो वाला वर्ग, उसमें अगर आप आमूल परिवर्तन कर दो, यानी कि रेडिकल चेंज, यानी कि इसको पूरी तरीके से अगर आप बदल दो, तो हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाएगी। सामाजिक आर्थिक प्रगति, समाज की भी और अर्थव्यवस्था की भी प्रगति हो जाएगी, है ना? तो इस तरीके से ये अपनी इस किताब में सारी बातें लिखते हैं। अब इनकी अगली बुक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये सारी चीज़ें आप लोग देखा ना आपने इस किताब में, भारत में कृषक संघर्ष। तो यहाँ पर अगर हम मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करें, तो जैसे मार्क्स बताते हैं कि जो कैपिटलिस्ट थे, वो पावरफुल थे, उनके पास सारे रिसोर्सेज थे और उनके ही पास सारी इकोनॉमी का सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, सब सब उन्हीं के पास आ रही थी सारा पैसा, है ना? चाहे सरकार कितना भी काम कर ले, है ना? उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो क्या करेंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे और उनसे क्या करेंगे, और उनका जो हिस्सा है, सरप्लस वैल्यू, आपने सुना होगा ना वर्ड, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तो वो यहाँ पर लागू होता है मार्क्स का, है ना? तो मतलब जो इससे हम ये कह सकते हैं कि जैसे मार्क्स ने बताया कि जिसके पास पैसा है वो और ज़्यादा अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो रहा है ना? तो और उन्होंने ये बताया कि जैसे जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है ना? उसको अगर आप फैसिलिटी दे दो, उसकी कंडीशन को ठीक कर दो, तो सोसाइटी ठीक हो जाएगी, है ना? तो लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो वैसा ही कुछ इन्होंने, वही उपागम यहाँ पे देख रहे हो आप, आपको झलक मिल रही है उसकी, है ना? इस बुक की बात करेंगे अगर हम, तो पहले क्या करते हैं, इसके सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, है ना? भारत ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा में पुस्तक का नाम है रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, जो कि कब पब्लिश हुई, 1979 में, ठीक है? इसमें क्या क्या किया है इन्होंने, भारत की परंपरागत ग्रामीण संरचना का विश्लेषण किया है। सबसे पहले देखा कि हमारी जो जो इंडियन ट्रेडिशनल रूरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एनालिसिस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल रूरल स्ट्रक्चर, परंपरागत ग्रामीण संरचना का विश्लेषण, ठीक है? फिर भारत में होने वाले रूपांतरण का ग्रामीण संरचना पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन रूरल स्ट्रक्चर, ठीक है? भारत में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए थे, है ना? और ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर थे तब उन्होंने क्या क्या किया, तो उसकी वजह से भी यहाँ का जो रूरल स्ट्रक्चर था, यहाँ का जो ग्रामीण संरचना थी, वो कितनी बदली। आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो पिछले वाले जो इंडियन नेशनल बैकग्राउंड वाला है वीडियो, ठीक है? ये हरदेसाई का जो पहला टॉपिक हमने कवर किया है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उसको देख करके आओ तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आएंगी, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स के रहते हुए कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उनके जाने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है? तो उसके बारे में ये बात करते हैं, इम्पैक्ट, ठीक है? फिर है आपका अगला पॉइंट,
भारतीय गांव एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में तथा ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद हुए परिवर्तन, इंडियन विलेजेस एज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट एंड चेंजेस आफ्टर स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब पहले कैसे हमारे गांव हुआ करते थे भारत के, अब एक गांव के अंदर, ये किसका मानना है, ये AR देसाई का। ये सारी चीज़ें हमारी आपकी सोच वाली चीज़ें नहीं है, ये याद रखना कि ये सब हम किसका पढ़ रहे हैं, देसाई जी का पढ़ रहे हैं। तो देसाई मान रहे हैं कि इंडियन विलेज जो हुआ करती थी जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तो एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ करती थी, एक आत्मनिर्भर इकाई हुआ करती थी। अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो अपने आप प्रोड्यूस करके अपना ही कंजप्शन कर लेती थी, है ना। एक दूसरे को अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक्सचेंज करना, इस तरीके की चीज़ें, है ना। तो ये सब चीज़ें थी कि मतलब सेल्फ सफिशिएंट थी। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुआ, ये सब इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। आपको पता है ना, ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की, इंडस्ट्रीज में चीज़ें वो सस्ते में दे रहे थे, तो यहाँ पर जो कारीगर थे, है ना, जो अपना हाथ का इस्तेमाल करके, है ना, क्या कहेंगे, अपने जो छोटे मोटे उद्योग थे, मशीन का तो यूज़ करेंगे नहीं ना, और एक लिमिटेड प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि वो ह्यूमन पावर का यूज़ कर रहे हैं, मशीन पावर का यूज़ नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स वाली चीज़ें थी वो सस्ती थी, और यहाँ पे क्या हुआ, जो कारीगर थे उनसे कोई चीज़ें खरीद नहीं रहा था क्योंकि वहाँ सस्ती मिल रही थी। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये बहुत सारे चेंजेस आ गए ब्रिटिश रूल के बाद। उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन, चेंज इन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन के जो रिलेशंस थे उसमें परिवर्तन हुआ। मार्क्स का जो है ना, मार्क्स बताते हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लेना, एक वीडियो है बहुत बढ़िया सा, आपको तुरंत पता चल जाएगा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, चैनल पे है अलग से ये वीडियो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पे। फिर नए वर्गों का उदय, एमरजेंस ऑफ न्यू क्लास। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस का एमरजेंस हुआ ये आप जान सकते हो पिछले वीडियो से। अब देखो, दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है ना, वीडियो लॉन्ग हो जाता है। संघर्ष की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला, भारत के रूपांतरण की प्रक्रिया और तेज हो गई। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल गॉट impetus and process of transformation got accelerated। ठीक है, अब आपको बताती हूँ। तो ये सारी कुछ चीज़ें हुई, है ना। इसका ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन में, जो कि कब पब्लिश हुई, 1979, है ना। तो इसमें ये क्या क्या चीज़ें बताते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है और काफ़ी चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली, कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल रूरल स्ट्रक्चर था, परंपरागत ग्रामीण संरचना, वो कैसी थी, पहले तो इन्होंने ये जाना। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पर, और ब्रिटिशर्स से पहले यहाँ पर कैसे गांव हुआ करते थे वो इन्होंने जाना। ठीक है, कहा कि यहाँ पर जो ग्राम पंचायत हुआ करती थी, ठीक है, और वही ग्राम पंचायत पूरे गांव को चलाती थी, और जो यहाँ पर गांव के अंदर जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता था, जो भी लोग प्रोड्यूस करते थे, वो सब आपस में एक्सचेंज सिस्टम के थ्रू एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर लेते थे, कि आपको गेहूं की ज़रूरत है, हमें चावल की ज़रूरत है, चलिए एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, या आपने घड़ा बनाया है, हमारे पास ये एक पर्टिकुलर सामान है, हमारे पास लकड़ियाँ हैं, तो घड़े के बदले कुछ लकड़ियों का एक्सचेंज हो गया। तो इस तरीके से गांव के अंदर अपना सारी आवश्यकता पूरी हो जाती थी, तो गांव के अंदर एक आत्मनिर्भरता थी, एक सेल्फ सफिशिएंसी थी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आ गए तो बहुत सारे चेंजेस हुए। गांव अभी तक, गांव में आपको एक टाइप की होमोजेनिटी दिख रही है, जिसकी वजह से गांव में इक्वालिटी है, गांव के लोगों के बीच में इक्वालिटी है। जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, उन्होंने क्या किया, लगान वगैरह की वसूली करनी शुरू कर दी। कुछ एक लोग के पास बहुत सारी लैंड आ गई तो वो बड़े किसान बन गए, कुछ छोटे किसान, कुछ बीच के किसान। तो इस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था बदलने लगी, रिलेशंस बदलने लगे, प्रोडक्शन के, उत्पादन के जो संबंध थे वो बदलने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो इसमें बताते हैं इस बुक में। फिर कहते हैं कि ये जो आपके ब्रिटिशर्स के अराइवल के बाद यहाँ के जो प्रोडक्शन का तरीका था वो बदल गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज़ लगाई,
है ना। फैक्ट्रियों में क्या करने लगे, किसान अपनी खेती छोड़ करके वहाँ पे उनकी फैक्ट्री में काम करने जाने लगे। ये यहाँ के जो कारीगर थे उनका काम नहीं चल रहा था, उनसे कोई सामान नहीं खरीद रहा था, तो वो वहाँ पे जा कर के वर्कर बन गए। इस तरीके से नए-नए इमर्ज हो रहे थे क्लासेस, है ना। कुछ कुछ ने क्या किया, लगान वसूली का काम शुरू कर दिया, कुछ ने कर्ज देना शुरू कर दिया। तो ये सब एक अलग क्लास बन गए, जिसको आप अभी भी कहते हो ना, लाला, महाजन, इस तरीके के इंडियन सोसाइटी में वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे अलग-अलग इतने सारे वर्ग डिवाइड हो गए, इतने सारे क्लासेस डिवाइड हो गए, है ना। तो इन क्लासेस के बारे में ये सब डिटेल डिस्कशन किया होगा। बहुत अच्छी बुक होगी ये, है ना। पढ़ सकते हैं अगर किसी को इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो इस तरीके से क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के बाद ब्रिटिश जो रूलर आए यहाँ पर, है ना, ब्रिटिश रूल करने वाले, तो उनकी वजह से हमारा कैसे देश, पूरा का पूरा देश, है ना, जो कि पहले रूरल स्ट्रक्चर था यहाँ का, उनकी वजह से कितना चेंज आने लगा, कैसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ की भूमि का विभाजन होने लगा, कृषि वाली भूमि का, है ना। बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ने लगी। अब किसी का काम छूट गया है, वहाँ पे जा रहा है लेबर बन करके काम करने, उसको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है तो उसको कर्ज लेना पड़ रहा है, हर तरीके से उसका शोषण हो रहा है, काम ज़्यादा लिया जा रहा है, पैसे कम दिए जा रहे हैं, लगान लिया जा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना। तो इस तरीके से फिर इतना ज़्यादा क्या हुआ, शोषण बढ़ा, ये सारी दिक्कतें आई सोसाइटी में, वर्ग तो बहुत सारे आ गए थे, क्लासेस तो बहुत सारे डिवाइड हो गए थे, है ना। वो डिवीज़न आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, ठीक है। वो जो आपका इंडियन नेशनल बैकग्राउंड वाला वीडियो है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है मैंने, तो उसको देख लेना, ठीक है। इसके अलावा और क्या कह सकते हो, इस बुक के अंदर इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स और पंचायती राज व्यवस्था यानी कि भूमि सुधार, और जो आपके बहुत सारे आंदोलन हुए, है ना, इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे मूवमेंट्स, उनका क्या रिजल्ट रहा, इसके बारे में भी इन्होंने इस बुक में बताया है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि भूमि पर जो व्यक्तिगत स्वामित्व होता है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था किस सीमा तक सफल हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें इन्होंने इस बुक में बताई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। देन आपका नेक्स्ट बुक है भारत में के विकास का मार्ग, ठीक है। तो ये इनकी अगली बुक है, भारत के विकास का मार्ग, एक मार्क्सवादी उपागम, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, अ मार्क्सिस्ट अप्रोच, जो कि इनकी कब पब्लिश हुई, 1984 में। देखिए 1984 की बात है अभी। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जैसे कि इन्होंने साफ साफ लिख भी दिया है कि एक मार्क्सवादी उपागम, ठीक है। आगे आप लिख सकते हो, इस बुक का पूरा नाम लिख सकते हो आगे कॉलन लगा करके, है ना, अ मार्क्सिस्ट अप्रोच, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, अ मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो इसमें प्योर बात करेंगे, इसमें क्या कहते हैं, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कार्यक्रम किस सीमा तक भारत की अर्थव्यवस्था और जनसाधारण को प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बात की है। To what extent programs implemented by the government of India can affect the economy of India and the life of common man। मतलब इन्हें, जो देसाई जी हैं, इन्होंने संदेह किया कि जितने भी हमारे यहाँ कार्यक्रम उस टाइम चलाए जा रहे थे, वो सारे जनसाधारण के लिए प्रॉफिटेबल नहीं थे, उनको वो फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे थे। मतलब बेकार में ही भारत जो इतना पैसा खर्च कर रही थी, पॉलिसीज़ चला रही थी, नए नए प्रोग्राम्स चला रही थी, किसके लिए, हमारा जो शोषित, जो गरीब वर्ग है, जनजातीय या दलित या कोई भी छोटी जाति के लिए, जिसको उन लोगों ने समाज में पीछे करके रखा था, तो सबके लिए जो भी काम कर रही थी गवर्नमेंट, ये कहते हैं कि वो सब क्या था, बेकार था, ठीक है। क्यों बेकार था, क्यों वो सारी चीज़ें उपयुक्त नहीं थी समाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन लोग थे, सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावी कौन लोग थे, जो यहाँ पे पूंजीपति थे, जो कैपिटलिस्ट थे, है ना। वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही थी सोसाइटी में, वो सब किसके फ़ायदे में हो रही थी, किसके फ़ायदे के लिए, जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास थे,
ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो भी ब्यूरोक्रेसी आई, जो भी नौकरशाही व्यवस्था आई, उस नौकरशाही व्यवस्था के पास ही तो सारा पावर था। अगर गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं कि कहा कि ये गरीबों की भलाई के लिए ये पॉलिसी चलाई जा रही है, लीजिए 1000 करोड़ रुपए और उसको इक्वली डिवाइड करना है, आपको इक्वली हर जगह इसको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है और सबको प्रॉफिट देना है। तो देसाई जी का यहाँ कहना है कि नौकरशाही व्यवस्था ऐसी थी जिसकी मनोवृत्तियाँ बुर्जुआजीज थी, बुर्जुआजीज की तरह बुर्जुआ थी। बुर्जुआ मतलब कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटलिज्म से रिलेटेड, है ना। कैपिटलिज्म मतलब जो अपना प्रॉफिट सिर्फ चाहता है। तो कहने का मतलब यहाँ के जो अधिकारी थे, जो यहाँ के प्रशासन में लोग थे, वो सब सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे। तो किस हद तक जो ये कार्यक्रम थे चलाए जा रहे थे, जो भी इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे प्रोग्राम्स, वो अफेक्ट कर रहे थे इकोनॉमी ऑफ इंडिया को और लाइफ ऑफ कॉमन मैन को। कॉमन मैन की लाइफ अगर आप सही कर दोगे, वो अगर प्रोडक्शन में आपका हाथ बटाने लगेगा, वो हाथ बटाने के काबिल हो जाएगा, वो एजुकेटेड हो जाएगा, तो इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़िया हो जाएगी। बट इतना काम हो रहा था इन सबको अच्छा करने के लिए, वो किस एक्सटेंट तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा था और कितना फ़ायदा हो रहा था, ये सारी बातें ये इसमें लिखते हैं, मार्क्सवादी उपागम इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट बुक आती है भारत में राज्य तथा समाज। ठीक है, ठीक है, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975। अब इसमें ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है, आधुनिकीकरण के उस सिद्धांत की आलोचना की जिसे अधिकांश समाजशास्त्री प्रयोग में लाते रहे थे। Criticize the theory of modernization that most sociologists have been using। इसमें वो बहुत अच्छी बात बताते हैं, और जो हमारा देश था उसको मॉडर्न करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही थी कि हमारे देश में भी आधुनिकीकरण आए। आधुनिकीकरण किसके नाम पे किया जा रहा था? जो ब्रिटिशर्स थे वो सिखा करके जो गए थे, है ना, मतलब वही अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजी नहीं गई वाली बात, है ना। ब्रिटिशर्स का प्रभाव नहीं गया, ब्रिटिशर्स तो चले गए। तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, हमारा प्रशासन जो आधुनिकीकरण का सिद्धांत इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है ना, उसकी आलोचना की इन्होंने। तो ये कहते क्या है? कहते हैं कि सबसे पहली बात, जो हमारे यहाँ का सत्ता वर्ग है, जो यहाँ शासन कर रहा है, कौन? हमारे ही यहाँ के लोग, है ना। अब आज़ाद हो गया है भारत, उसके बाद की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के जो देश के लोग हैं, जो पॉलिसीज़ मेक करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, है ना, नए नए कार्यक्रम बनाते हैं जनता के कल्याण के लिए, तो उनका जो सिद्धांत है वो व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि वो पूंजीवादी रास्ते पर चल रहे हैं। पूंजीवादी रास्ता कौन सा? जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। तो इस तरीके से हमारा विकास नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर आप कहीं पर भी विकास चाहते हो तो पहले आपको क्या करना चाहिए? जिस राज्य की अगर आप विकास करने जा रहे हो तो पहले वहाँ का स्ट्रक्चर देखो, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है ना। किसी जगह की संरचना कैसी है, मतलब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ की चीज़ों का नेचर क्या क्या है, कैसा है वो, है ना, किस कंडीशन में है। उसके बाद क्या करो आप? वहाँ के फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ बनाओ। ठीक है। इससे पहले अगर आप एस सी दुबे वगैरह का वीडियो सुन चुके होंगे तो आप काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ, जो हमारा देश है, यहाँ पर जिसके पास पावर आ गई है, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर, इकोनॉमिक, है ना, आर्थिक और राजनीतिक, तो वो क्या कर रहा है? अभी भी वही काम कर रहा है।
जो पूंजीपति यहाँ से करके गए हैं कि जो दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं, जो जिनको ऊपर उठाना चाहिए आपको, उनका आप शोषण कर रहे हो अभी भी, उनका ही पैसा खा रहे हो आप। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी बुक में दमनकारी संस्कृति, सॉरी, ये तो एक इनका अलग लेख ही है, इनका एक अलग आर्टिकल है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, मतलब बताया इसमें कि पहली बात तो जो मॉडर्नाइजेशन का तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप यहाँ के लोगों को समझो, आप यहाँ की स्ट्रक्चर को समझो पूरे, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। इनका कहना है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो चलता चला आ रहा था, उसमें वो अभी भी क्या कर रहे हैं, पूंजीपति जो हमारे देश के हैं उनका ही भला कर रहे हैं, उन्हीं को, उनका विकास हो जाए पूंजीपतियों का, तो सोच रहे हैं देश भी विकसित हो जाएगा, है ना। लोग सोचते हैं, अभी भी तो मोदी जी भी तो काफ़ी हद तक यही काम कर रहे हैं, है ना, कि जितने भी यहाँ पे कैपिटलिस्ट हैं, जितने भी जो जो जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा दे रहे हैं इस वक्त, है ना, तो आप उनको और सपोर्ट करिए। आपके रामदेव जी हो गए, और ये इन सब का बड़े सम्मान से नाम लेना चाहिए भाई। ये जितने भी जियो कंपनी या इस तरीके के अलग अलग आप बड़ी कंपनीज जो देख रहे हो, ये एक ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप इन्हीं को प्रोग्रेसिव रखो, इन्हीं का फ़ायदा करवाते रहो और देश विकसित हो जाएगा। ये आपका ट्रेडिशनल आपका है हिसाब किताब, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। AR देसाई का मानना है कि आप क्या करो, यहाँ के हर एक वर्ग का विकास करो, उनका स्ट्रक्चर समझो, उनका नेचर समझो, अभी ट्रेडिशनल में हैं वो लोग, किस किस अवस्था में जी रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, हर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। क्या उनका इनकम है, कैसे वो कमा रहे हैं, उनको क्या क्या आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उनको आप प्रोडक्शन में, भारत का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कैसे आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, उनका उनकी उनके श्रम को, उनकी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो, और उनका भी लाइवलीहुड चलाने का आप क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ेंगी, और उस हिसाब से आप हर एक इंसान का डेवलपमेंट करो, हर एक इंसान से देश के लिए काम करवाओ, फिर आपकी जीडीपी बढ़ेगी। ऐसे नहीं कि क्या करो, आप कैपिटलिस्ट को बोलो कि आप और अच्छा काम करिए, और अच्छा काम करिए, और कैपिटलिस्ट क्या अच्छा काम करेंगे, आओ भाई मेरी फैक्ट्री में काम करो, हम तुमको पैसा देंगे, और वो भी कितना, जितने में तुम सिर्फ जी सको, तुम्हारे अंदर जान रह सके, बस मिनिमम मनी। तो ये है इसकी आलोचना की है इन्होंने। फिर हम देखते हैं क्या, भारतीय समाज के अध्ययन में मार्क्सवादी उपागम की क्या प्रासंगिकता है, रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच इन स्टडिंग इंडियन सोसाइटी। देखो, पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हो, और ये सारी चीज़ें, ये सारी जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं, ये इन्होंने सोशोलॉजिकल बुलेटिन में इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है, जिसका टॉपिक क्या था, शीर्षक क्या था, रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द इंडियन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। उस टॉपिक का नाम ही था रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। और उस आर्टिकल को आप इन बेसिस पे समझ सकते हो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि हम मार्क्सवादी उपागम का यूज़ किस 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 चीज़ों के लिए कर सकते हैं, वो भी इंडियन सोसाइटी में। वो कहते हैं कि औद्योगिक संबंधों को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस से इनका मतलब था कि जो भी लोग हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ में हैं, और जो भी उसको मैनेज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को, और जो वहाँ पर उनके लिए काम कर रहे हैं, वो तो हैं ही, और साथ में वो रिलेशंस भी जो कैपिटल और लेबर के बीच में स्टैब्लिश हो रहा है ना, वो रिलेशन की भी बात करेंगे, जिसके बेस पर हम किसी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं, और उसमें क्या चेंज हुआ है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही
ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं ये वो रिलेशंस हैं जिसके द्वारा एक स्टेट है ना, एक स्टेट क्या करता है, पूंजीवादी रास्ते पर चलता है, यानी कि कैपिटलिस्ट के रास्ते पर चलता है और कुछ खास सोसाइटी में कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। आपको पता है ना कैपिटलिज्म की वजह से क्या होता है सोसाइटी में, गरीबी बढ़ जाती है ना, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है। तो हम मार्क्सिस्ट अप्रोच का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे हैं किसी सोसाइटी में, और इसका पूरा एक कोर बताएं, हम आपको पूरा एक एसेंस बताएं इस पॉइंट का, तो क्या होगा कि पूंजी का और श्रम का दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है। और पूंजी मतलब जो आप अर्न करना चाहते हो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, है ना। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण, नगरीय, शैक्षणिक तथा अनेक दूसरे क्षेत्रों से संबंधित विकास की गत्यात्मकता को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड टू रूरल अर्बन, अर्बन नहीं होगा, रूरल एजुकेशन एंड मैनी अदर सेक्टर्स। ठीक है, अर्बन हटा दीजिएगा, सॉरी अर्बन भी रहेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद की बात करते हैं ना, उसके बारे में भी ये बात करते हैं। और हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स जब तक रहे तब तक अर्बन एरिया भी आ गया था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आई थी। अब इंडस्ट्रीज़ की वजह से अर्बनाइजेशन हुआ, यानी कि नगरीकरण हुआ, तो यानी कि नगरीय भी आएगा। ठीक है, रूरल अर्बन एजुकेशन दोनों की बात आएगी, और मैनी अदर सेक्टर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप मार्क्सिस्ट अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं, मार्क्सवादी उपागम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको डायनेमिक्स समझ में आएगा, गत्यात्मकता समझ में आएगी, है ना, वो भी बहुत सारे सेक्टर्स से रिलेटेड, है ना। और एजुकेशन की बात करें तो रूरल अर्बन एजुकेशन, हर तरीके की आपको किसके बारे में बात पता चलेगी कि क्या गत्यात्मकता है, क्या डायनेमिक्स है ना। तो ये सारी चीज़ें आप मार्क्सवादी उपागम के तहत ही समझ सकते हो। और इससे अगर आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो आप फिर हमारे जो देश की विकास की प्रक्रिया है उसको आप तेज़ कर सकते हो, हमारे जो इंडियन डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको आप तेज़ कर सकते हो, क्योंकि आप सारी चीज़ें समझ जाओगे कि कैसे क्या हो रहा है ना, कैसे कैसे पहले था, फिर हमने ये काम किया तो क्या हुआ, फिर हमारे ये काम करने से ये कहाँ तक डेवलप हुआ, है ना। इस तरीके से आप सोसाइटी के बारे में जान जाओगे। और जानोगे कैसे, जब ये सारी चीज़ें कैसे जानोगे, जब आप मार्क्सिस्ट अप्रोच का इस्तेमाल करोगे। और जब ऐसे करके जान लोगे सभी सारी चीज़ें, सारी कंडीशन देश की, तो क्या करोगे आप, विकास की प्रोसेस को तेज कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राज्य के कामों के विश्लेषण से संबंधित अध्ययन को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता है, आप ये जान सकते हो। वाई स्टडीज़ ऑन एनालिसिस ऑफ स्टेट फंक्शन आर नॉट इनकरेज्ड, मतलब आपका स्टेट कैसे फंक्शन करता है, आपका स्टेट आपके लिए काम कैसे कर रहा है, इस चीज़ की भी तो एक स्टडी होनी चाहिए ना। इस चीज़ का हमें हमें आज तक नहीं मिला, आज तक इसका छूट नहीं दी गई, आज़ादी नहीं दी गई। और जिस एक एरिया में हम इस चीज़ का एनालिसिस कर भी सकते हैं, तो उस स्ट्रीम में लोग बोलते नहीं हैं, बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, है ना। तो हमें इनकरेज क्यों नहीं किया जाता कि स्टेट कैसे काम कर रहा है, ये चीज़ जाना जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ों का इनकरेजमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी भी पूंजीपतियों का प्रभाव है उनसे, क्योंकि वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैपिटलिस्ट लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इस डर से लोग क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये सारा हिसाब किताब आप ताना बाना समझ सकते हो कैसे, अगर आप मार्क्सिस्ट अप्रोच को लेकर के का इस्तेमाल करके स्टडी करते हो, तो आपको ये बात भी पता चल जाएगी कि ऐसा क्या रीज़न है जो नहीं स्टडी करने दे रहा है स्टेट। बल्कि स्टेट को तो इस चीज़ का और करने देना चाहिए। इससे क्या होगा, स्टेट को भी हेल्प मिलेगी कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, है ना, कैसे मैं चीज़ों को और सही कर सकता हूँ, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूँ कि इससे देश विकास की ओर जाने के बजाय और पैसा देश का बर्बाद हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करने देता है स्टेट, ये सारी चीज़ों की स्टडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्यवहार में विकास की दिशा पूंजीवादी है। ठीक है,
इस तथ्य की वास्तविकता को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ फैक्ट, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस इज कैपिटलिस्ट। मतलब आप देश को विकसित करने के नाम पे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी रियलिटी क्या है? आप कह रहे हो ना कि हम देश को विकसित करना चाहते हैं, देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके हर एक वर्ग को ऊपर उठाना चाहते हैं, उसको संपन्न बनाना चाहते हैं, कोई भी भूखा ना मरे। तो इन सारी चीज़ों को करने के नाम पे इनकी रियलिटी क्या है? क्या है कि आप एक्चुअली में कैपिटलिस्ट हो। आप ये सब बोलते तो हो करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हो, अपना प्रॉफिट देख रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई लेकर के आते हो तो आधा पैसा कोई और खाता है, आधा पैसा मीडिएटर्स खाते हैं, जनता तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, उनको उनको कैसे पॉलिसी का फ़ायदा उठाना है इसकी अवेयरनेस जानबूझ करके नहीं दी जाती है। और जितने भी लोग हैं जो छोटे बनते हैं कि हमारे पास लैंड नहीं है या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, जबकि वो बहुत संपन्न है, ठीक है, वो अपना इनकम नहीं दिखाते हैं, ठीक है, और वही क्या कर रहे हैं, सारी पॉलिसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो वाकई में गरीब हैं, जिनके पास खाने को भी नहीं है, वो कहाँ से आपकी पॉलिसी के बारे में कुछ जानता नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, तो कैसे वो करेगा, फ़ायदा लेगा, ठीक है। और यही का आप फ़ायदा उठा रहे हो और अब सारा पैसा अपने पास रख रहे हो। आज आप बोलोगे कि ये फॉर्म भरो, ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाओ तो आपको वैक्सीन लगेगी, ये करो वो करो। जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको आप जो है नहीं आप इस तरीके से अवेयर कर रहे हो कि अच्छे दिन आएंगे, सबको पता चल गया, इसकी अवेयरनेस सबको हो गई कि मोदी जी ने कहा है अच्छे दिन आएंगे। बट जो चीज़ें काम की हैं, जो चीज़ें लोगों को विकसित कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों की जन जन तक, हर एक इंसान तक आपकी जागरूकता नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि आप ही नहीं चाहते कि लोग फ़ायदा उठाएं चीज़ों का, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली में जो आप विकास कर रहे हो ना, उसकी दिशा क्या है? पूंजीवादी है। द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस इज कैपिटलिस्ट, की अपना फ़ायदा देख रहे हो आप, है ना। फिर धर्म को प्रधानता देकर बुर्जुआ लोग समाज को पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं। इस तरह का जो प्रयत्न है, इसको मार्क्सवादी उपागम के आधार पर ही आप समझ सकते हो और उसको फिर विफल भी कर सकते हो। By giving priority to religion, bourgeoisie's people want to take the society backwards नहीं होगा, backward. Such an effort can be thwarted only on the basis of Marxist approach. ठीक है, कहने का मतलब जो आपके पैसे वाले लोग हैं, बुर्जुआ मतलब कैपिटलिस्ट, वो लोग क्या कर रहे हैं? रिलीजन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जस्ट लाइक आप आज कह सकते हो कि राम मंदिर, हिंदू वाहिनी सभा, इस तरीके की चीज़ें सुनते हो ना आप लोग, और पता नहीं क्या क्या धर्म के नाम पे अलग अलग चीज़ें। आपको तो धर्म को इस तरीके से प्रमोट करना ही नहीं चाहिए। इस टाइम एजुकेशन को प्रमोट करने का टाइम है, बट आप लोगों को क्या कर रहे हो? रिलीजन सिखा रहे हो, धर्म सिखा रहे हो। जैसे मार्क्स ने कहा है कि धर्म जनता की अफीम है, ओपियम है रिलीजन पब्लिक का, है ना, वो उसको बर्बाद करके रख देता है, धर्म जनता को विकास नहीं करने देता। तो आप जो कैपिटलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? लोगों को अब धर्म सिखा रहे हैं। जहाँ लोगों को डेवलपमेंट सिखाना चाहिए, अब लोगों को धर्म सिखा करके उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई है जो देश का शोषण कर रहा है, लेकिन वो सत्ता में है, ठीक है, अब वो उसका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, फिर भी वो आगे सत्ता में रहना चाहता है। तो वो देख रहा है कि आजकल की जनता क्या कर रही है, मॉडर्न बन रही है, उसको उसका धर्म पर से विश्वास कम हो रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा? बताते हैं कि रिलीजन का रिवाइवलिज्म कर रहे हैं। वो भी कौन लोग? जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं। अब यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, उनकी बातें तो सभी मानेंगे। और जब वो खुद ही ऐसी बातें करेंगे, है ना, राम नाम जपेंगे इस तरीके से, ठीक है, जबकि लोगों सबको पता है राम है, रामायण है, सभी को पता है, सबके धर्म हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो,
है ना, लोगों को फिर से भजन कीर्तन की तरफ धकेल रहे हो, उनको ये चीज़ एहसास करवाना चाहते हो कि आपका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। मतलब सबको आप ये सिखाना चाहते हो कि धर्म इज़ एवरीथिंग। तो जनता भी क्या करती है, जो बेवकूफ़ है वो और बेवकूफ़ बन जाती है, और जो समझदार हैं वो भी क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर अंधे हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा किसको होगा, जो ऑलरेडी फ़ायदा ले रहा है ना, उसको हमेशा फ़ायदा होगा। इस तरीके से क्या है, जो कैपिटलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, समाज को और ज़्यादा पीछे की ओर ले जाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की बात देसाई जी कहते हैं, है ना। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाया। ठीक है, देन भारतीय समाज का पूंजीपति वर्ग जनता को भ्रमित करने करके देश को पूंजीपतियों का देश बनाना चाहता है। इससे संबंधित समस्याओं से बचने के लिए मार्क्सवादी उपागम अति उत्तम साबित होगा। द कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉन्ट्स टू मेक द कंट्री a country of capitalists misleading the people. The Marxist approach will prove to be the best to avoid the problems related to it. मतलब कि जो यहाँ का कैपिटलिस्ट क्लास है वो क्या कर रहा है, जनता को भ्रमित कर रहा है ना। जनता को किसी भी चीज़ के सहारे वो भ्रमित कर रहा है कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, हम राम मंदिर बनवाएंगे, या कश्मीर वापस ले आएंगे, है ना, कश्मीर का डेवलपमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इतनी जो है, यहाँ इतनी जगह खाली करके हम यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो या फिर वो जहाँ पर भी जिससे मिल रही है, जिस टाइप की पब्लिक से मिल रही है, उसको उसी टाइप से ग्रामीणों से मिल रही है तो उसको उसी तरीके से भ्रमित कर रही है, या किसी एक ख़ास क्लास से मिल रही है तो उसको उस तरीके से भ्रमित कर रही है। ठीक है, और इस तरीके से क्या कर रही है, वो अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहती है, और जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट ले रहे हैं वो लोग प्रॉफिट लेते रहें, है ना, उनके पास पैसा इकट्ठा होता रहे, और इस तरीके से कैपिटलिस्ट सिस्टम हो जाए, सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट बचे, पूंजीपतियों का देश बनाना चाहता है। ऐसी बातें बताते हैं कौन, आपके देसाई जी। और उन्होंने कहा इन सारी चीज़ों को अगर आप समझ जाओगे, और समझोगे कैसे, जब आप मार्क्सिस्ट अप्रोच को जानोगे और उसके हिसाब से देश की स्टडी करोगे तो आप चीज़ों को समझ सकते हो, और जब चीज़ों को आप समझने लगोगे तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो आप, है ना। जैसे देश हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो अगर हमारी जनता समझदार हो जाए, है ना, वो चीज़ों का सही एनालिसिस करने लगे, सही और गलत में अंतर समझ पाए, अपने आप को धर्म, जाति, इन सारी चीज़ों से अलग कर सके, है ना, चीज़ों को किसी कोई भी धर्म की पट्टी बांध करके या किसी चीज़ से मोहित होकर के चीज़ों को ना देखे, सिर्फ़ और सिर्फ क्या एक ऑब्जेक्टिव चीज़ों की अप्रोच अपनाए, है ना, एक वस्तुनिष्ठ तरीके से चीज़ों को देखे, तो क्या होगा, जब जनता ही समझदार हो जाएगी, जब लोग जनता को मूर्ख नहीं बना पाएंगे और जनता चीज़ों का विरोध करेगी, जब जनता मूर्ख नहीं रहेगी तो चीज़ों को विरोध करेगी चीज़ों का, है ना। जैसे अगर एक आधे लोग विरोध करते हैं तो उनको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है ना, आजकल यही हो रहा है। तो अगर आप सब मिल कर के बोलोगे, जनता वोट नहीं देगी, है ना, और हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना सीखेगी, है ना। चीज़ों देखो, हर चीज़ का क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है, तभी एक इंसान अच्छा काम कर सकता है ना। आप कभी बहुत ज़्यादा, आपको भी घर पे डांट पड़ती है ना, चीज़ों का को मना किया जाता है ना। तो जब चीज़ों का, तभी तो आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे, जब आपको बताया जाएगा कि आप ये चीज़ सही कर रहे हो, आप ये चीज़ बहुत अच्छा कर रहे हो, और आप ये चीज़ बहुत गलत कर रहे हो, आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमें ये सारी चीज़ें पता कैसे चलेंगी, मार्क्सिस्ट अप्रोच के थ्रू। तो यही सारी कुछ चीज़ें थी, और यही सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंदर लिखनी पड़ेंगी, अच्छे से बतानी पड़ेंगी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही।